आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज कोई बहस नहीं होगी, आज सीधे सीधे आपके सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। बड़े डॉक्टर्स का पैनल आज हमारे साथ होगा और वो सवाल जो एक आम आदमी के मन में हर दिन उठ रहे हैं, वो आशंकाएं जो एक आम आदमी के मन में हर दिन है, वो कहां जाए, कहां उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसीलिए हमने तय किया कि आज डॉक्टर्स के जरिए हम आपके मन की बात करेंगे। आपके वो सवाल होंगे आज हमारे सामने जिसमें डॉक्टर्स तमाम बातों को रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों की पुकार और कहीं बेटे, कहीं पिता, कहीं मां को बचाने की कोशिश। इस संकट की घड़ी में आपके साथ पूरी मजबूती के साथ रिपब्लिक भारत खड़ा है। हमें भी उतना ही दर्द होता है जब हम आंखों में बेबसी देखते हैं, हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है जब हम आम आदमी को दर दर जान के लिए भटकता देखते हैं। लेकिन हमें विश्वास है हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम बिना रुके, बिना मायूस हुए कोरोना को हरा करके दिखाएंगे। इसलिए आज हम देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे हम वो सवाल करेंगे जिसका जवाब एक आम आदमी हर दिन तलाश रहा है। वो सवाल जो हर आमो खास की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए कोरोना को हराने के लिए मिलकर करते हैं प्रहार। और वो सवाल जो आपके मन के होंगे, आज आप सोच रहे होंगे कि वो सवाल जो शायद आप सोचते होंगे, क्या कोई न्यूज चैनल उनका जवाब देगा, क्या आपकी बातों को डॉक्टर्स तक हम पहुंचाएंगे? तो आज हम आपकी आवाज बन रहे हैं उन सवालों के जरिए जिनके जवाब आज हम बिल्कुल यकीन करते हैं कि हमें मिलेंगे। और 5 के प्रहार में वो सवाल जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो सवाल सीधे सीधे ये है कि कोरोना से जुड़ी अफवाहों पर रोक कैसे लगे। सोशल मीडिया पर तमाम जानकारियां हैं, क्या वो सही है, नहीं है, उसकी जो तथ्यता है उसको प्रमाणित कौन करेगा। दूसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, कोरोना पर भ्रम का इलाज क्या होना चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि स्टीम लेना चाहिए, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं ऑक्सीजन की जरूरत हर एक स्तर पर है, अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसका जवाब कैसे मिलेगा। तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, कोरोना पर सही जानकारी के लिए व्यवस्था कब होगी, क्योंकि एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर एक आदमी के सवाल है, एक आम आदमी के सवाल है, तो उसे सही जानकारी भी मिल पाए। ऐसी व्यवस्था कब बनेगी। चौथा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे कि आखिर वो व्यवस्था क्यों नहीं अभी तक बन पाई है, गलतफहमियों का उपाय क्या होना चाहिए। और 5वां सवाल होगा, मेडिकल आपातकाल के लिए राष्ट्र नीति कब बनेगी। इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हो या लखनऊ, मुंबई हो या सूरत, देश के ज्यादातर शहरों में कोरोना काल बनकर टूटा है। देश में रोजाना करीब 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो 4000 दम तोड़ रहे हैं। महानगरों में शायद कोई सोसाइटी और मोहल्ला बचा हो जहां संक्रमण का कहर न बरपा हो सकता है आपका परिवार या जानने वाला भी कोरोना की चपेट में हो। ऐसे में संक्रमण की मार झेल रहे लोगों को लेकर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके परिजनों की चिंता और बढ़ती जा रही है। न जाने अगले पल क्या होगा, कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। जो लोग कोरोना से उबर गए हैं, वो कोरोना को लेकर दुविधा में हैं। पहले डोज कब लगवाएं, संक्रमण के बाद वैक्सीन कब लगवाएं। मरीजों से लेकर तीमारदारों के मन में ऐसे हजारों सवाल 24 घंटे उठते रहते हैं। आपकी परेशानी को समझते हुए आपका चैनल रिपब्लिक भारत आज डॉक्टर्स का बड़ा पैनल लेकर आपके सामने है। कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। घर बैठे आपकी सारी उलझन देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स दूर करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक रिमोट को दूर रखकर स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे सीधे करेंगे बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है हमें, ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती देखने को मिल रही थी, इस बीच ये बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दी है कि हर किसी को ऑक्सीजन मिल पाए। किसी के कोटे में कितनी ऑक्सीजन जा रही है, क्या वाकई में कहीं ऐसी समस्या है कि
कोटे के मुताबिक नहीं ऑक्सीजन मिल पा रही है, ये वो 12 सदस्यीय टास्क फोर्स होगी जो ये तमाम चीजों को सुनिश्चित करेगी कि हर एक राज्य को उसका कोटा मिल पाए, और अगर कहीं कोई समस्या है तो फिर उसे सुलझाने की कोशिश इस टास्क फोर्स की ओर से की जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, यानी अंदाजा लगाइए जो काम शायद सरकार को बहुत पहले करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था। हम देश के अगर हम बात करें अलग अलग हाईकोर्ट्स की, अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो जरूरी भी था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जैसा आप यहाँ बता रहे थे कि हर जगह से आपने देखा होगा हर स्टेट से अलग अलग ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आदेश दिया जा रहा था। वो सारे आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना पूरी सुनवाई के दौरान कि कोई न कोई ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो ये बताए कि किस स्टेट को कितनी गैस चाहिए, किस हॉस्पिटल को कितनी गैस चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें आई जिसमें कि डिमांड से ज्यादा की मांग की जा रही थी। इसको लेकर के एक्सपर्ट, माने जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, देश के बड़े नामी डॉक्टर्स हैं, उनकी 12 लोगों की एक टीम बनाई। साथ में उन 12 लोगों में फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफिसर जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होते हैं, उन अधिकारियों को भी उसमें रखा। उनके जिनको की जिम्मेदारी है गैस को भिजवाने का, दूसरी जगह एलोकेट करने का। अब सिफारिश, ये जो कमेटी है वो आपस में बात करेगी, आपस में मीटिंग करेगी, ये डिसाइड करेगी कि अगर कहीं कोरोना के मरीज किसी स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और किसी में कम जाते हैं तो उसकी वजह से वो दूसरी जगह से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है। तो ये जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर आपाधापी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए जो डिमांड बढ़ रही है उसको ये बिल्कुल आपने सही बात कही अखिलेश। देखिए, जिस तरह की आपाधापी चल रही थी, जिस तरह की समस्या थी, उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे उस पर लगाम लगाई जाएगी, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स है जो अब तय करेगी कि किस राज्य में कितनी किल्लत है, किस राज्य को कब कितनी ऑक्सीजन देनी है, और अगर वो नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह क्या है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि बहुत ध्यान से आज ये कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि आज बहस नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सरोज चोरामनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, मैम बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी भी जुड़ चुके हैं, HOD है साइकियाट्री डिपार्टमेंट फोर्टिस में, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राघव शर्मा हमारे साथ होंगे, HOD है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविकांत पाटिल हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले MC मिश्रा सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स होगी जो ये तय करेगी कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी जरूरत थी और इसके जरिए अब काम किस तरह से डॉक्टर्स के लिए आसान होगा? बहुत एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और ऑक्सीजन की जो पूरी भरपाई है और उसकी जो मॉनिटरिंग है कि किस हॉस्पिटल में कितना, क्योंकि अभी देखने में ये आ रहा था कि छोटे जो नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। बड़े हॉस्पिटल्स को तो मिल जा रही है, लेकिन छोटे नर्सिंग होम्स में भी रोगी हैं, और हर हॉस्पिटल ही लगभग ऑक्सीजन की सप्लाई से हमेशा बड़ा थिन बैलेंस रहता है कि खत्म हो रही है, लो लेवल हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो ये जो समस्या है, ये मेरे ख्याल से काफी हद तक ट्रांसपेरेंटली हैंडल हो जाएगी टास्क फोर्स के द्वारा, और जितनी भी गैस है और लोगों को इधर उधर रनिंग अराउंड नहीं करना पड़ेगा। एक सिलेंडर को भरवाने की प्रक्रिया है, उसको भी अगर आसान करे ये टास्क फोर्स तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोग बेचारे सिलेंडर से काम चला रहे हैं घर में, तो वो उनके सिलेंडर रिफिल करने की आवश्यकता होती है जिन लोगों के पास कंसंट्रेटर नहीं होता है ऑक्सीजन का। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय मैं मानूंगा इसको। और टास्क फोर्स अपना दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी है मिल सकते हैं, वर्चुअली मिल सकते हैं, और फिजिकली अगर संभव है तो मिल सकते हैं। और इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लोग सिलेंडर होल्ड कर रहे हैं, लोग कहीं पे किसी के घर पे कुछ इतने टन ऑक्सीजन मिल रही है कुछ। ये बड़े दुर्भाग्य है इस देश का कि लोग इस क्राइसिस में भी मान नहीं रहे हैं बेईमानी करने से,
और सबको कहते जाए तो दोष लगाते हैं, लेकिन खुद इतनी बेईमानी लोग करते हैं। चाहे दवाई को उचित दामों पर नहीं बेच रहे हैं, सिलेंडर का वो कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, दवाइयों की होर्डिंग कर रहे हैं और स्पूरियस प्रैक्टिसेस बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारे देश के लिए बड़ा शर्मनाक बात है कि हमें इस पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा। तो टास्क फोर्स अपना दायित्व ठीक से निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और मुझे ऐसा लगता है वो लोग जो अभी तक बहुत डरे हुए थे कि क्या उनको ऑक्सीजन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, वो करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर राघव शर्मा आपसे ये समझना चाहती हूँ कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका थी कि लोगों के अंदर ये होने लगा था कि 90 से कम अगर किसी की ऑक्सीजन होने लगी थी तो भी वो कहता था कि नहीं हम एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि डर इतना ज्यादा था। मुझे बताइए सर कि ऐसे लोगों का डर किस तरह से दूर होगा जब अब ये खबर आ गई कि टास्क फोर्स बन चुका है। देखिए, इसमें जो सबसे जरूरी बात समझने की, पहली बात तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 15% लोगों को ही बहुत ज्यादा सीवियर या मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसमें सबसे समझदारी का काम यही है कि अगर आप और आपकी चाहे ऑक्सीजन सैचुरेशन अराउंड 90 भी आ रही है और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आप अपने घर पे प्रॉपर आइसोलेशन का रूल, आइसोलेशन का पैटर्न जो है उसको फॉलो करिए और ज्यादा पैनिक ही मत होइए इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि और ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि इससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये होगा कि ये टीम डिसाइड कर सकती है कि कैसे कैसे ऑक्सीजन को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर 2, ये जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राघव एक बार सर मुझे अगर आप ये क्लियर बता दें, क्योंकि देखिए जो लोग अभी घर पे बैठे हैं उनको अगर हम क्लियर एक ये बता दें कि उनकी ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए और कितनी ऑक्सीजन पर घर में ही काम हो सकता है, अस्पताल दौड़ने की जरूरत नहीं। सर अगर आप उसको हमें अगर बता पाए, एक दर्शक इस बात को बहुत समझना चाहता है। अगर नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं अराउंड 92% सैचुरेशन है, और अगर उनको ज्यादा सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो वो अपने घर पे आराम से बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी भी हैं। डॉक्टर मनु तिवारी, एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि लोगों के बीच भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर के और बेड्स को लेकर के, बहुत तरीके की चीजें हैं जो लोगों के माइंड में है और इसीलिए लोगों को एक तरह से कहें कि चैलेंज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और वो जो भ्रम के शिकार लोग हो रहे हैं उनको क्या कुछ कहा जाए कि वो भ्रम में ना आए? देखिए, एक बहुत सिंपल सी मानसिकता है कि जब आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो और आपके पास पानी की बोतल ना हो तो आपको हर 5 मिनट में प्यास लगती है और आप सोचते हैं बोतल लेनी चाहिए थी साथ में। तो इस वक्त जिस वक्त पैंडेमिक की जो इंटेंसिटी चल रही है, इसमें हम लोगों को लगता है कि कल को मेरे साथ ये चीज ना हो जाए, और जब मेरे साथ ये चीज ना हो जाए वो इतना आपके आगे हवा सा बनाता है या इस तरह की आपकी मानसिकता बनाता है कि आपको हर चीज में डर लगने लग जाता है। आपकी ऑक्सीजन 1 पॉइंट गिरी तो भी डर लगने लग जाता है। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं परसीव्ड डर। एक्चुअल में वो ब्रेथलेसनेस है कि आपको एंजाइटी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है। कई बार देखा गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95, 96 भी है, फीवर भी 99 ही, लेकिन ब्रेथलेसनेस बहुत बता रहे हैं जो कि आपके पैरामीटर से इत्तेफाक नहीं रखती। तो वो सारे सिम्टम्स एंजाइटी के होते हैं और तो कोई भी चीज की कमी हमारे अंदर भी जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो आगे पीछे होता है। अगर कोई आदमी परेशान हो गया, अगर वो एंजाइटी में बिल्कुल नहीं, ब्रेथलेसनेस हो सकती है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी भी एंजाइटी से कम नहीं हो सकता। ये क्लियर कट है। आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, सांस फूलना जैसा लग सकता है, गला सूखना जैसा लग सकता है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी भी कम नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ एंजाइटी। ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग्स का फंक्शन है, एंजाइटी का नहीं। बिल्कुल सर, देखिए ये आप एक बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रविकांत भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविकांत के पास इस वक्त मैं जा रही हूँ। डॉक्टर रविकांत, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाया, उसके बाद उनको कोविड हो गया, अब दूसरी डोज वो कब ले, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोविड हो रहा है। ये बहुत तरीके के जो सवाल है वो लोगों के मन में आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करा जाए? कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद
जो पहला डोज लगता है, पहला डोज लगने के बाद बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम कोरोना होता है, और दूसरा डोज लगने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना होने की पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली इसकी वजह से हो जाता है कि जब पहला डोज जो इम्यूनिटी बॉडी में डोज लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी जनरली टेक्स एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स टू डेवलप। 2 से 4 वीक लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। अगर उस पीरियड में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कोविड हो सकता है। और जो दूसरा डोज लगता है उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है, और वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी स्टिमुलेट होने के बाद ही कोविड होने का जो चांसेस है वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप होने तक कोविड के चांसेस है, और ये वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकते हैं, हमको पहला जानना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोविड हो भी गया वैक्सीन लगने के बाद, तो भी उसका सीवियरिटी बहुत कम है। उसमें सीवियर कोविड होना, सीवियर कोरोना होना, उसका प्रमाण बहुत कम है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम वैक्सीन की बात करते हैं। तो एटलीस्ट अभी जो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, वो होने के बाद एट प्रेजेंट 5 to 6 ईयर्स का इम्यूनिटी एट प्रेजेंट बहुत सारे वैक्सीन कंपनियों ने बोला है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको, या ये नया वैक्सीन है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको बाद में ही समझेगा, अभी तो कुछ समझेगा नहीं। सो कोविड होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोविड होता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोगों को सीवियर कोविड के चांसेस वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। डॉक्टर सरोज, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? अभी देखिए पूरा क्लियर पिक्चर इस चीज का नहीं आ पाया है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन का फीटस के ऊपर इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। लेकिन जो हालात हैं बीमारी के इतने ज्यादा खराब, उस हालात में यही कहना उचित होगा कि वैक्सीनेशन कराने का चांस ले लेना चाहिए। डॉक्टर MC मिश्रा सर, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहती हूँ कि कई लोगों में इस तरह से चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने वैक्सीन लिया और उसके बाद वो बीच में बीमार पड़ गए, फीवर आ गया। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए वैक्सीनेशन का जो टाइम होता है वो इससे पहले जो जिस तरीके से 4 हफ्ते का वक्त होता है वही रहता है, या इसमें चेंजेस आते हैं सर? इसमें देखिए, एक बार जब संक्रमण हो जाता है तो लोगों को वैसे भी उस संक्रमण की से भी काफी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये हम लोग का जो वायरोलॉजिस्ट हैं और जो भी रिकमेंडेशन है कि ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद कभी भी दूसरी डोज लगवाई जा सकती है, 4 से 6 हफ्ते तक। उसमें कोई जल्दी नहीं है। आप जब बिल्कुल ठीक फील करें कोविड से रिकवरी के बाद, ठीक होने के बाद, तो कभी भी 2 हफ्ते के, कभी 3 हफ्ते पे, 4 हफ्ते पे, जब आपको लगवाना है लगवा सकते हैं। कोई उसमें समस्या नहीं है। आपको फीलिंग ठीक होना चाहिए और आपकी वीकनेस वगैरह है वो अगर ठीक हो गई है तो बिल्कुल आप लगवा लें। 2 हफ्ते का मिनिमम हम टाइम कहते हैं ठीक होने के बाद। जैसे संक्रमण शुरू हुआ 1 तारीख को, 14 को आपकी ठीक हो गए, बुखार भी ठीक हो गया, कमजोरी भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई आपकी, तो फिर 30 तारीख को उसके बाद कभी भी आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। बिल्कुल। डॉक्टर मनु तिवारी, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उनमें उस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है कि उनको घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। अगर ऑफिस ज्वाइन भी कर ले रहे हैं तो उन्हें डर ये लगता है कि फिर से हमें कोविड ना हो जाए। ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? देखिए, कोविड का जो ये पोस्ट कोविड रिकवरी में हम लोग क्लिनिक चलाते हैं, इसमें ये देखा है कि जैसे हर जगह इन्फ्लेमेशन हो रही है, वैसे ही कोविड में भी ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसकी वजह से जो ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम है उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पर आपको ऑर्गेनिकली हम लोग बोलते हैं कि इसमें चेंजेस आने की वजह से आपके अंदर, आपके व्यवहार में, आपके थॉट प्रोसेस में और नेगेटिव सिम्टम्स प्लस एंजाइटी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकली के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ब्रेन में उस जगह पर इन्फेक्शन पहुंचा था या इन्फ्लेमेशन हुई है। नॉर्मली ये 3 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, जैसे किसी भी पोस्ट इन्फेक्शन के बाद ठीक हो जाती है। यदि नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और कंसल्ट करें, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को इलाज करना पड़ेगा।
बाकी अगर आप ये समझिए मेंटल इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, क्या जब आप कोरोना से बाहर निकल आए हैं तो आपको डरने की अब क्या जरूरत है, अब तो आप वॉरियर हैं, और इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत भी करिए और लोगों के आगे मोटिवेशन बनिए कि देखिए हम इस चीज से बाहर निकल के आए हैं और लोग आते हैं। बिल्कुल, मतलब दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि देखिए हमने तो ये फाइट जीत ली है, लेकिन अगर आप अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत रखेंगे तो आप भी इस जंग से जरूर बाहर आएंगे। और डॉक्टर तिवारी, हमारा मकसद भी दरअसल यही है कि आज हम ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के मन के जो सवाल है उनके जवाब हम आप सभी के जरिए निकाल पाए। एक बात मैं डॉक्टर रविकांत आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त देश में है, हमारे पास उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां कोई कॉमन मैन आकर के अपने सवालों के जवाब तलाश पाए, क्योंकि कोविड का टाइम हाई टाइम है, ऐसे में राइट इन्फॉर्मेशन का जाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है इस तरह का अरेंजमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए? मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन मार्केट में इस वक्त चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है। ऐसे में एक राइट इन्फॉर्मेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों के पास नहीं है। वो किससे बात करें, कहाँ जाए, क्या करें, ऐसी कोई व्यवस्था देश में नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोविड से हमें ये सीखना चाहिए कि कम से कम अगर ऐसी कोई बात आती है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो राइट इन्फॉर्मेशन बता पाए? सही है। बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम सब जगह पे आ रही है कि अगर कोविड की सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हर गांव या जिले में भी अगर कोविड का मरीज कुछ डिटेक्ट होता है तो उसको बेड कहाँ से मिलता है, यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। बेड मिलना, कौन से हॉस्पिटल में बेड मिलना, इसका एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास नहीं है। उसके बाद उनको कौन सा अगर माइल्ड और मॉडरेट डिसीज है तो होम आइसोलेशन में उसने क्या करना चाहिए, उसका भी एक्यूरेट लाइंस हमारे पास अभी नहीं है। उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म से नहीं मिलता। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गांव का एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि हम जैसे एक ऐप बनाया गया है, कोविन ऐप बनाया गया है, वैसे ही प्लेटफॉर्म के लिए एक पूरा सिंगल प्लेटफॉर्म चाहिए, सिंगल ऐप चाहिए और सिंगल हेल्पलाइन चाहिए जहाँ पे हमको ये सब जानकारी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, कोविड होने के बाद क्या करना चाहिए, बेड्स कहाँ पे मिलते हैं, ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए और नहीं हो उसके लिए क्या। मैं आपके पास आऊंगी, मैं जरा डॉक्टर सरोज के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर सरोज, एक बात और मैं मैम समझना चाहती हूँ, ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तो वैक्सीन लगवा ली और इसके बाद हमें फीवर आ गया, और इस डर की वजह से जो दूसरे लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हम कोविशील्ड लगवा लेते हैं, कई लोग कहते हैं हम कोवैक्सीन लगवा लेते हैं क्योंकि कोविशील्ड लगवाएंगे तो हमें फीवर आ जाएगा। अब ऐसे लोगों के पास सही जानकारी किस तरह से पहुंचाई जाए? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहना चाहिए जहां जनता के कॉमन सवालों के सेटिस्फाइड आंसर मिल सके। जहां तक वैक्सीन की बात है, किसी भी वैक्सीन के बाद कोई रिएक्शन हो सकता है और थोड़ा फीवर आना तो ये दर्शाता है कि उस आदमी को जिसने वैक्सीन लिया है उसकी अपनी बॉडी में भी शक्ति अच्छी है, तो ये घबराने की बात नहीं है, अच्छाई की बात है। न होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी ने रिएक्ट बिल्कुल नहीं किया, ये उससे घबरा जाए, वो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बुखार हो जाने की वजह से लोग ये डर जाए कि ये वैक्सीन का रिएक्शन है इसलिए हमें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, ये कतई बुद्धिमानी नहीं है। हम लोगों का जो वैक्सीनेशन का आधार स्तंभ ही इस बात पे है कि हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करता है, हिम्मत दिलाता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागृत करता है कि लड़ना सीखो, और उस लड़ाई में ये वैक्सीन हमारी मदद कर रहा है। इसलिए ये वैक्सीन तो जरूर ही लगाना चाहिए, इसके नेगेटिव प्रचार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़े बहुत रिएक्शन अगर होते भी है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो लॉन्ग टर्म के नुकसानदायक कतई नहीं है, शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाते हैं। तो वैक्सीन का दुष्प्रचार तो कभी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। एनकरेज पीपल एज मच एज पॉसिबल टू गेट वैक्सीनेशन। इन अफवाहों से बचना चाहिए। हमारे पास ऐसे संसार में इस समय देश हो चुके हैं जिन्होंने अपनी जनता को पूरा वैक्सीनेशन करा लिया है और वहाँ उन लोगों को मास्क
लगाने तक की जरूरत नहीं है। तो हमें एनकरेज करना है लोगों को कि भ्रांतियों से दूर रहें, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। थोड़ा रिएक्शन कतई भी नुकसानदायक नहीं है। दूसरा सवाल मैं जो आप लोगों ने पूछा है कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम जरूर ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को ये मालूम पड़ सके कि अगर मुझे होम आइसोलेशन से मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ या नहीं ठीक हो रही हूँ या नहीं ठीक हो रहा हूँ, तो क्या इंडिकेशन है और फिर मुझे कहाँ नियरेस्ट कहाँ जाके जगह मिल सकती है। मैं सोचती हूँ इसके लिए वाकई में आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जरूरत है तो हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम से लोग टैक्सी सिस्टम देख सकते हैं कि टैक्सी सर्विस दिल्ली में ऑफिस है और वो इंडिया के किसी भी कोने में बता देता है कि टैक्सी आपके पास आपके एरिया में 5 मिनट में पहुंच गई, 2 मिनट में पहुंच गई, इस एरिया से पहुंच गई, उस एरिया से पहुंच गई। तो इस समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम बना सके। बिल्कुल मैम, देखिए एक और बात मैं समझना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे सर ये समझना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरह से इस वक्त देश में स्थिति है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये जिस तरह के मेडिकल इमरजेंसी इस वक्त हम देख रहे हैं सर, इसके बाद आप लोगों को क्या ये लगता है कि देश में राष्ट्र नीति बननी चाहिए इस पर? बिल्कुल, इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो बहुत आवश्यक है और जो प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं ये बता दूं बाकी लोगों की जानकारी के लिए कि बहुत सारे निजी हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां से लोग काफी गाइडेंस ले सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भी एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है इसके लिए, जो लोगों को गाइड कर सकता है होम क्वारंटीन में किस तरह से आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो अपने एरिया में फिजिशियंस हैं उनसे टेली वीडियो कंसल्टेशन ऑलरेडी कर रहे हैं और कर सकते हैं, और जो लोग किसी डॉक्टर को जानते हैं उनसे तो मदद ले ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सेंट है ये चीज, लेकिन हाँ इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जैसे मैडम ने भी कहा कि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम भारत तो IT में बहुत आगे है और इसको हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर शहर के एक लोकल, अब इसमें जिम्मेदारी देखिए, अब हमारे यहाँ जैसे गांव में है, गांव प्रधान के अभी इलेक्शन हुए कई जगह और पंचायतें बनी हुई हैं, उन लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए इस तरह के सर्विसेज देने के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक मेडिकल सेल होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े होते हैं, वो लोग इसमें बहुत गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पर्सनल बेसिस पर गाइडेंस दे रहा हूँ, उसी तरह से और लोग भी कर सकते हैं। और सभी डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ बैठे हैं पैनल में आपके, वो सभी दे रहे हैं, वो अपने अपने स्तर पर सब लोग इस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। कम से कम हम लोगों के सबके फॉलोअप में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन अवर फॉलोअप, और वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं ज्यादातर लोग पिछले जब से 1.25 साल से, जब से ये संक्रमण शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सेंट है ये कंपोनेंट हमारे देश में, लेकिन हाँ इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे इतना लिबरल हो। कॉल सेंटर्स बड़े बड़े जहाँ पे 50-100 आप कुछ नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के, उनको एक प्रिपेयर्ड बना के कि क्या उनको बताना है वो कर सकते हैं। नर्सेज को हम बैठा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा है, ये भी बात सच है। बिल्कुल सर। और डॉक्टर राघव, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है, जो लोग कोविड से ठीक हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नज़र आते हैं और एक दूसरे से वो बात भी करते हैं कि हाँ देखिए उसने तो कोविड रिकवरी कर ली, लेकिन 10 दिनों के बाद अचानक उसे अटैक आ गया और एक्सपायर हो गया। तो क्या समझा जाए, क्योंकि लोग जो कहते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से डरे हुए हैं कि हम कोविड से तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारे हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ गया, क्या हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ गया, पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या इतने ज्यादा है सर? अगर है तो इसको लेकर किस तरह की सावधानी हो? देखिए, जो हम लोग आज के डेट में ट्रेंड देख रहे हैं मरीजों का, जो हमारे पास आ रहे हैं, जिनको कोविड है या पोस्ट कोविड है, या तो वो मायोकार्डाइटिस यानी कि दिल के मसल कमजोर हो जाते हैं उसकी वजह से आ रहे हैं, या फिर उनको खून के टुकड़े जो है उनकी हार्ट की नाड़ियों में जम रहे हैं, या फिर जो अब हम मोस्ट कॉमनली जो देख रहे हैं, काफी लोगों के दिल की धड़कन बहुत धीरे हो रही है और उनको ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन हो रही है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें बेस्ट यही है कि जब भी उनको ऐसा लगता है, इमीडिएटली आसपास के किसी डॉक्टर या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग इन पेशेंट को यूजली ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं
कुछ एक ठीक भी हो जा रहे हैं, कुछ एक मरीज ऐसे हैं जिनको हमें फिर फर्दर इंटरवेंशन करनी पड़ती है, या तो उनको हम फिर पेसमेकर डाल रहे हैं या फिर उनको फिर हमें हो सकता है कि हार्ट की नाड़ियां खोलनी भी पड़ रही हैं। तो ये काफी कॉम्प्लिकेशन है जो अब इस बार सेकेंड वेव में काफी कॉमनली हमें दिख रही है कोविड के मरीजों में, बहुत कॉमनली आ रहे हैं पेशेंट इसके। जी डॉक्टर रविकांत, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि देखिए कोविड से पहले उस तरीके की कोई जांच तो है नहीं जिसमें हम ये पता लगा पाए कि इसको कोविड हो गया नहीं होगा। मुझे बताइए सर, पोस्ट कोविड के बाद किस तरीके की टेस्ट लोगों को करवानी चाहिए अमूमन, ताकि वो खुद को सतर्क रख पाए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट कोविड तो फिर उसके बारे में पहले से पता लग पाए। होने के बाद 2 या 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोविड हो जाने के बाद अगर 10 या 12 या 13 दिनों में कोविड का साइटोकाइन स्टॉर्म हो जा सकता है। इसलिए 3 प्रकार के टेस्ट रहते हैं, लाइक डी डाइमर है, सीआरपी है और ईएसआर है। अगर ये टेस्ट 13 या 14 दिन में अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर कोविड के वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग होने का टेंडेंसी है या साइटोकाइन स्टॉर्म होने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ रहा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको इसको पहला 1 महीने तक ईएसआर, सीआरपी और ये टेस्ट जो है वो हमको करके लेने चाहिए। दूसरी बात है, कोविड के बाद बहुत लोगों को पोस्ट कोविड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, पल्मोनरी लंग्स में जो उनके जो फेफड़े रहते हैं उनमें उनका फंक्शन कम हो रहा है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी अगर हम लोग करवा के ले तो हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस कितना हुआ है, उसका फंक्शन कितना कम हुआ है, ये भी हमको समझ सकता है। अभी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम कोविड होने के बाद 3 महीने तक उनको दवाई देते हैं जो इकोस्प्रिन या रियोरॉक्सोबेन या डेबिगेट्रन ऐसी दवाई है जो सीलिंग के लिए है। इसका मतलब क्या है कि कोविड होने के बाद हार्ट अटैक होना या ब्लड में क्लॉटिंग होने का जो चांसेस है वो बहुत है। तो ये चांसेस कम करने के लिए हम लोग उनको एटलीस्ट 3 महीने तक ब्लड क्लीनिंग की दवाई दे रहे हैं और ये हर किसी को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 महीने में सबसे ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक बिल्कुल सर, मैं अभी आगे भी हम और इन्फॉर्मेशन सर आपके जरिए लेंगे। और इस वक्त जरा हम रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। कि स्वयं का बचाव करते हुए कोरोना के प्रति व्यापक जागरूकता का हम कार्यक्रम जरूर चलाएं। खासतौर पर प्रत्येक व्यक्ति से अपील हो कि अगर आवश्यक नहीं तो घर से बाहर न निकलें। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी को 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, 10 वर्ष से कम के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को, जो लोग घर से बाहर किसी को निकलना आवश्यक है तो मास्क लगा करके चलें और 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी वस्तु को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ को साफ जरूर करें। अगर इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करे और शासन के द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया इसका पालन करेगा तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है। मैंने आज स्वयं भी मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद विकासखंड के एक गांव का विजिट किया था। होम आइसोलेशन में जुड़े हुए लोगों से मैं वहां पर देखने के लिए गया था उन्हें मेडिकल किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहां पर मेडिकल किट उपलब्ध हुआ था और ये कार्यक्रम हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। निगरानी समितियां, आरआरटी और भी अन्य संस्थाएं इसमें मिलकर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आप सभी के सहयोग से इस सेकंड वेव को भी रोकने और हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो उत्तर प्रदेश में 61 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और ये जानकारी मिल रही है कि सोमवार से उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर 18 नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वैक्सीनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और आज हम चर्चा भी इसी विषय पर कर रहे हैं कि आखिर अगर कोरोना होता है तो फिर आप क्या करें, पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो एक आम आदमी के सवाल है, उनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे सर ये समझना चाहती हूँ कि आज भी हम देखें, जैसा कि लगातार यहाँ पर कहा भी जा रहा है, हर कोई कह रहा है कि भाई आप सावधानी बरतिए, मत निकलिए इस तरह से, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सर कि वो लापरवाही है। आज भी लोग निकलते हैं अपने घरों से और कहते हैं कि अरे हमें कोरोना नहीं होगा। सर, इनको एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। देखिए, ये तो बिल्कुल कुछ लोग जैसे हम जब हमारा पेंडेमिक नहीं था तो सड़क हादसों में लोग कुछ हेड इंजरी होती है, इतना हम लोग अवेयरनेस करते हैं, पुलिस चालान करती है, हेलमेट नहीं लगाया हुआ होता है, फिर भी बहुत सारे जो यंग लोग हैं मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के चलते हैं और भारत में 100 व्यक्तियों की प्रतिदिन जान सिर्फ इसलिए जाती है कि उन्होंने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना। तो ये आप बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर को बदलना एडल्ट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग सुनते नहीं है, मनमानी करते हैं और उसका फिर उनको कीमत चुकानी पड़ती है, उनके परिवार को कीमत चुकानी पड़ती है, समाज को कीमत चुकानी पड़ती है, देश को कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि आज अगर जैसे बात हो रही थी कि हमारे जो युवक हैं इस समय और युवक युवतियों को भी इन्फेक्शन हो रहा है कम एज में और उनमें भी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो ये समझ सकते हैं कि कितना देश का नुकसान है, कितना नेशनल इसमें लॉस है, कि ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ कितनी। सर, ये दूसरी लहर रहेगी कब तक? क्योंकि बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सर अगर इसमें अभी हम देखें तो यंगस्टर्स का जो एक मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है सर, और ऐसे में क्या माना जाए ये जो दूसरी लहर है, सेकेंड वेव कब तक रहेगी सर? देखिए, अभी जो अनुमान लगाए गए हैं, एक हमारे प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, तो दोनों का ही मानना है कि 15 मई से काफी तेजी से डिक्लाइन शुरू होगा और मई के आखिर तक संक्रमण में की गति में काफी गति धीमी होगी और संक्रमण नीचे की तरफ आएगा। जिस तेजी से ऊपर गया है उसी तेजी से वापस आएगा। तो देखिए, बहुत दूर नहीं है, 15 मई भी आने वाली है। आज 8 तारीख तो हो गई है, तो अब एक हफ्ते की बात है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों का बिहेवियर भी बदलेगा। लॉकडाउन भी लगाया है सभी राज्यों ने किसी न किसी रूप में, दिल्ली में भी लग रहा है, महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, सभी राज्यों ने लगभग लॉकडाउन न कह के रेस्ट्रिक्शंस बोले हैं इस बार, क्योंकि पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उससे काफी लोगों में रोष था और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी बहुत हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस बार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हिचक रही थी लॉकडाउन लगाने से उसी प्रकार के, और अगर हम इस पर सफलता पा लेते हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हमने अब लगाए हैं, तो ये एक अपने में बड़ी उपलब्धि होगी। और अभी आपने सुना जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और कोविड के मैनेजमेंट में पिछले वर्ष उनकी बहुत तारीफ हुई है कि जिस तरह से वो यूपी जो 22 करोड़ लोगों का जो जहाँ पे रहते हैं, कितने देशों की मिला के इतनी आबादी नहीं है और उसमें मृत्यु दर भी बहुत कम रहा, रिकवरी भी बहुत कम अच्छी हुई और इस बार भी हम जीतेंगे। और अब लोगों का सहयोग अगर हो जाएगा तो जल्दी जीत जाएंगे। लोग अगर सहयोग, जैसे आप कह रही हैं, कुछ लोग नहीं मानते। सर, आप ये सही बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, जन भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि महामारी को अगर भगाना है, अगर उससे जंग जीतनी है तो फिर जन भागीदारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनु तिवारी, मैं एक आपसे बात समझना चाहती हूँ सर, जो लोग घर पर बैठे हुए हैं उनके पास सिर्फ एक काम है, या तो वो ऑफिस का काम करते हैं या फिर मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया पर आते हैं या फिर एक दूसरे से जो जानकारी है वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए सर, क्योंकि खुद भी भ्रम की शिकार है, दूसरों को भ्रम में डाल रहे हैं? देखिए, आज ही WHO ने एक ट्वीट किया था कि हमें इन्फोडेमिक रोकना है। अगर हर इंसान अपने आप से पूछने लग जाए कि मेरे पास जो सी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी रेलिवेंट है और क्या मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं या ना करूं, अगर वो फैक्ट चेक कर ले, रियलिटी चेक कर दे, तो वो र्यूमर और वो जो गलत मैसेजेस जा रहे हैं वो रुकते हैं। अगर जहां वो मैसेजेस रुकते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ही काफी सुधरने लग जाती है, क्योंकि वो गलत मैसेजेस या
एक अलग तरीके के जो आपके मैसेजेस होते हैं वो पैनिक और एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं, जो कि अगर हम सजग रहेंगे तो इन चीजों को हम पहले ही रोक सकते हैं और इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगी और इसलिए लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि वैक्सीन, देखिए इस कार्यक्रम के जरिए सर हमने सवालों के जवाब तो तलाश लिए कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है उसको ना फैलाया जाए, दूसरी हर एक जानकारी पे यकीन ना किया जाए, तीसरा ये कि लापरवाही आप मत बरतिए, और कोविड वैक्सीन को लेकर के अगर कोई बीच में बीमारी पड़ जाता है तो भी वो बाद में वैक्सीन करवा सकता है। किसी को गंभीर बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाकर के पहले पूछे और उसके बाद फिर वैक्सीन ले ले। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए और लोगों के सवालों की समस्याओं को हल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।